इफ्तिखार साहब, आज मलक मोहम्मद अहमद खान ने एक स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा जी इमरान खान के घर के लिए NRO दिलवाने में बाजवा असरअंदाज हुए और उसमें साकिब निसार साहब को भी घसीट लिया। हाउ डू यू सी इट? भाई सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए इस पे। एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए पाकिस्तान में। ये जो ड्रामा हो रहा है, जो खेल हो रही है, जिसके मुंह में आ रहा है जो कह रहा है, और हमारे सहाफ़ी भी बहुत बहुत बड़ी स्टोरियां ला रहे हैं जिनका सबूत अगर उनसे मांगा जाए तो शायद उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि आज मौका आ गया है कि हम जिस ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात करते करें, ताकि जिस किसी ने भी कुछ कहना है उसके आगे कमीशन के आगे पेश हो, बताए, और अगर सबूत है तो सबूत है। ये जो ड्रामा है इसको बंद किया जाए, इससे कोई फायदा नहीं है। आवाम के जो असल मसाइल हैं वो अपना पास पुश डाल दी जा रहे हैं और ऐसे मसाइल पे बात हो रही है जिनसे कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी ने माजी में कुछ किया, किसी को फायदा पहुंचाया तो क्या है, देयर आर टू वेज। या तो इंक्वायरी की जाए और अगर कोई कानून है तो कानून के मुताबिक सजा दी जाए। मैं इस टीवी के ऊपर बातें करना और अखबारों में खबरें छापना और अपना नाम बनाना, मैं इसके सख्त खिलाफ। बहुत अच्छी बात की आपने। आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हैं कि उसके ज़ाहिर है कि जवाब भी आ गया साकिब निसार साहब की तरफ से। तो ये एक नई डिबेट छेड़ दी। क्या आप नहीं समझते इस डिबेट का फायदा क्या है? फायदा क्या बताए ना, इस डिबेट का फायदा क्या है कि साकिब निसार साहब की अगर इंक्वायरी कराई है तो पैसा जिन्होंने लिया डैम के नाम पर, उससे ज्यादा के तो इश्तिहारात छप गए। देंगे साकिब निसार साहब जवाब, ये मेरा इल्जाम है। तो मेरे इस इल्जाम को साबित करने के लिए मुझे वो तमाम अखबारात के इश्तिहारात इकट्ठे करने होंगे और साकिब निसार साहब को आगे पेश होना होगा। तो ये कहाँ होंगे, किस जगह पे, किस कोर्ट में ये मामला चलेगा? तो इफ्तिखार अहमद साहब, ये तो देखे ना जी, मलक मोहम्मद अहमद खान तो इस वक्त जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट है। मोहम्मद अहमद खान भी क्या MP है ना, एक कसूर शहर का। जी हाँ। और क्या है, अगर जो वो बात कहना चाह रहा है, अगर वो झूठी बात कह रहा है तो जिसके बारे में कह रहा है वो भी आ जाए और ये भी आ जाए। लेकिन कहाँ है, किस अदालत में है? तो अदालत तो कोई नहीं है ना ऐसी। ये तो यहाँ तो हमारी जो अदालतें होती वो इस काबिल होती, हमारी अदालतें तो इस काबिल है ही नहीं है। तो अब एक कमीशन बनाया जा सकता है कि ये स्टेटमेंट दे, जिसके खिलाफ स्टेटमेंट दे वो भी पेश हो और लोगों को पता लगे स्टेटमेंट देने वाला क्या स्टेटमेंट दे रहा है, और फिर अगला जवाब भी आके कैमरे के सामने दे, दुनिया देखे। इस तमाशे को बंद होना चाहिए। अब इफ्तिखार अहमद साहब, पिछले आवाम जलील खार हो रही है, चीजें महंगी हो रही हैं, जो सहूलतें खत्म हो रही हैं, और सरमायादार क्या कहता है कि जी मैं फैक्ट्रियां बंद कर रहा हूँ। भाई तू फैक्ट्रियां क्यों बंद कर रहा है? कम निर्खों पे तू लेता है लोन, फिर तुझे माफी मिलती है लोन की। देखिए इफ्तिखार साहब, अब हमारे वजीर खजाना इसहाक डार हैं, वो तो कहते हैं कि साबित कर सकता हूँ कि डिफॉल्ट का खतरा नहीं, मीशत पर सियासत ना की जाए। ये कौन है इसहाक डार? कोई अगर डिफॉल्ट का खतरा नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बात सुन ले सारे कान खोल के, डिफॉल्ट ये नहीं देखेगा कि PTI का मेंबर कौन है और PMLN का मेंबर कौन है और पीपल्स पार्टी का मेंबर कौन है। पाकिस्तान डिफॉल्ट सबको ले रखेगा। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये सिलसिला जो है, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी जब प्राइम मिनिस्टर थी उसके बाद नवाज शरीफ आते थे तो वो सारी खराबियों की जड़ उनको करार दे देते थे। आज भी यही सिलसिला चल रहा है। भाई मैंने आपने फिर मेरी बात तो तवज्जो से सुना नहीं, तो आई एम सॉरी, मैं आपकी इजाजत चाहूंगा आपसे। जी। मैंने तो पहले ये कहा ये सब फजूल है, वक्त का ज़िया है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों के असल मसाइल से तवज्जो हटाई जा रही है, ब्लेम गेम खेलते हैं। बातें हकीकत पर हैं तो इसके लिए कमीशन बन जाए जिसमें हर चीज रिकॉर्ड पे हो, बयान देने वाला भी आके रिकॉर्ड पे बयान दे और जवाब जिसने देना है रिकॉर्ड पे दे, और फैसला फिर करे अवाम। समझ आ गई? उसके अलावा ये सब बेमकसद, बेमानी और फजूल वक्त जाया किया जा रहा है। इफ्तिखार भाई, आपकी बड़ी गहरी नज़र है मुल्की मसाइल पे, मईशत पे भी। इस वक्त जो पोजीशन है और जो आप देख लीजिए कि जो आपके सारे अशे खुर्द है या अशे ज़रूरत है वो आउट ऑफ रीच है, जबकि वज़ीर ख़जाना आज कह रहे थे कि हम अब डिफ़ॉल्ट नहीं होने जा रहे और हम जो है कोई ऐसी उड़ाई जा रही हैं सारी बातें। तो ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और वज़ीर ख़जाना के बयानात का डिफरेंस है, इस पर आपका टेक चाहूँगा। मेरा कोई टेक नहीं है, ना तो मैं मारे इक़्तिसादियात हूँ और ना मैं इक़्तिसादी इन टर्म्स को जानता हूँ। मुझे ये पता है कि अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो हम सब भुगतेंगे, आप भी, मैं भी। डिफ़ॉल्ट हमारे पे रहम नहीं करेगा कि PTI को और पीपल्स पार्टी को छोड़ देगा
और नून लीग पे नजर गिर जाएगा और नून लीग को छोड़ देगा और JUI पे नजर गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात है कि जब तक आपके पास पॉलिसीज नहीं होंगी 5 साल 10 साल, खास तौर पे जो ये चीजें हैं बाहर से हम मंगवाते हैं, इस पे पॉलिसीज, नेशनल पॉलिसीज नहीं बनाएंगे आप, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और नेशनल पॉलिसीज होती हैं जो कंटिन्यू करती हैं, कोई आए इक़्तिदार में कोई इक़्तिदार में जाए, उससे तल्लक कोई नहीं होता। पॉलिसीज पे अमल दरामद होता रहता है। हमारे पास कोई पॉलिसीज नहीं है। आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। ऑब्वियसली, मतलब ये अगर आपकी गंदम पैदा करनी है आपने, तो ये 6 महीने में तो नहीं पैदा होगी ना। यस यस। इसके लिए नया सीड देने पड़ेंगे। इफ्तिखार साहब, जो बिलावल भुट्टो ने कल स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी इमरान खान को अमेरिकी सदर ने नहीं निकाला, पीपल्स पार्टी के जालों ने निकाला, और उन्होंने ये भी कहा कि सिलेक्टर्स ने आपको छोड़ दिया, ये जमहूरियत का इंतकाम है। ये मैंने पहले भी कह दिया कि इस किस्म के स्टेटमेंट्स मेरे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। मेरे लिए स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी चीमा कह रहा था कि जो फ्लड अफेक्टेड एरिया थे और जहाँ पे पानी खड़ा था, वहाँ पे काश्तकार को जो कर्जे दिए गए थे, उन पे जो सूद था, उसकी जो माफी का फैसला किया गया, ये एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि वहाँ पे अभी काश नहीं हो सकती। ये मौसम हमारा होता है नवंबर दिसंबर का गंदम की काश का, लेकिन उन इलाकों में जहाँ पानी खड़ा है इस काश से वो महरूम रहे। तो जो अगर उन्होंने कर्जे लिए थे उनको माफी दी गई और उन्होंने कहा कि आइंदा भी हम इन इलाकों में सब्सिडी देंगे। ये एक पॉजिटिव बात है। इस पे मैं बात कर रहा था मनसूबाबंदी की। अब ये मिनिस्टर चीमा साहब को ये देखना चाहिए कि अगले 5 साल के लिए गंदम की जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए कौन सा सीड लेके आते हैं, पाकिस्तान में जिन सीड पे रिसर्च हो रही है उनके नताइज क्या हैं, जो खादें हैं उनको कैसे कम कीमत पे हमें फराहम करना है, कितनी हमें खाद चाहिए, ये मनसूबाबंदी की जरूरत, दालों के लिए भी, खुर्दी तेल के लिए भी। तब जाके कहीं आप इस अजाब से निकलेंगे, क्योंकि जब तक आप चीजें बाहर से खरीदेंगे अपना डॉलर्स के जरिए और वो डॉलर्स आपके पास नहीं होंगे, तो फिर ये मसला आपका बढ़ता जाएगा और ये मामला तय नहीं होगा। इसके लिए मैं ये तजवीज़ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि लॉन्ग रन प्लानिंग करें फॉर गॉड सेक। और जो ये सेक्टर एग्रीकल्चर का अगर इस पर तवज्जो दी जाए तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा हम बाहर से जो चीज़ें मंगवा रहे हैं उस पर खर्च करने से बचा सकते हैं। राइट। असल वक्त की ज़रूरत भी है ना आगे। साहब इस वक्त आप देखें ना जी, जो मैंने पहले बात की थी आपने उसको ज़ाहिर है कि आप बड़े इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो अवाम है, मुर्गी जो है किलो गोश्त 500 रुपया, और उसके बाद पंजाब में आटे का शदीद बहरान भी आ गया। तो आप इसे मतलब जाहिर है कि इसके लिए कुछ तो गवर्नमेंट्स को कौन सी इसके लिए है कि वेयर इज द गवर्नेंस। यस, मैं आज पढ़ रहा था रूल्स ऑफ बिजनेस हुकूमत पंजाब के, जो उसमें टेन्योर पोस्ट है कम से कम 3 साल टेन्योर पोस्ट होती है डिप्टी कमिश्नर की, और आप 3 महीने में अगर डिप्टी कमिश्नर को बदल देंगे, जब आप पूरे निज़ाम को तय बाला कर देंगे, तो फिर ये जिन लोगों ने, जिन अदारों ने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है वो भी तो नहीं कंट्रोल कर सकते ना। मजाक तो नहीं है कि आप एक सेक्रेटरी ज़राअत आज लगा देते हैं, कल उसको सेक्रेटरी आपाशी लगा देते हैं, फिर उसको सेक्रेटरी मालियात लगा देते हैं। ना वो ज़राअत में काम कर सकता है, ना मालियात में काम कर सकता है, ना आपाशी में काम कर सकता है। कंसिस्टेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, कंसिस्टेंट पॉलिसीज, तब जाके गवर्नेंस होती है। जब गवर्नेंस होगी तो शायद उसका फायदा हो। शायद तो सर इस खींचातानी में वैसी गवर्नेंस जो आपको नजर ही नहीं। थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया हमें।